जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 10 के अंतर्गत लेक्चर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर 10 का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। उसमें हम लोग देखेंगे श्यानता पर तापमान का प्रभाव। पीछे तक लेक्चर नंबर 8 तक बना हुआ वीडियो देखा है, उसमें श्यानता हम लोग देख चुके थे। ठीक है, देखेंगे श्यानता पर तापमान का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर द्रव की श्यानता कम होती है, द्रव की श्यानता जो है घटेगा तापमान बढ़ाएंगे तो, एवं घटाने पर द्रव की श्यानता होगा बढ़ेगा। ठीक है, द्रव की बात किया, गैसों की जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, श्यानता जो है गैसों की तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है और में घट रहा था, घटाने पर क्या होगा घटता है, और घटाने पर बढ़ रहा था। ठीक है, किस द्रव में, देखिए गैस में ऐसा बात नहीं है। ठीक है, कुछ द्रव के श्यानता गुणांक नीचे दिया गया है। वायु है, वायु का श्यानता गुणांक 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.018 गुना 10 के पावर -3 डे का वायु होता है। ठीक है, इधर जल है, जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर है 1.8 गुना 10 के पावर -3। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.0 गुना 10 के पावर -3। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 0.3 गुना 10 के पावर -3। अब देख सकते हैं कि जिससे तापमान बढ़ा है श्यानता घटता गया है, 1.8 था 1.0 हुआ 0.3 हुआ, 0 20 100 देख लेना ना। आगे रुधिर यानी खून, खून का श्यानता कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस पर बात की यहाँ पर। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया गया क्योंकि हम लोग के सामान्य शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फॉरेनहाइट में 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस की बात की 37 डिग्री सेल्सियस होता है 4.0 गुना 10 के पावर -3 होता है। ठीक है, इंजन तेल, इंजन तेल मतलब मोबिल जो हम आम भाषा में कहते हैं। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर इसका 200 गुना 10 के पावर -3। अब ग्लिसरीन 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका 10 है, देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसका है। इसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना 1.4, जिस टेम्परेचर बढ़ा क्या हो गया घट गया। ठीक है, आगे श्यानता के कुछ अनुप्रयोग। तापमान के साथ द्रव की श्यानता परिवर्तित होती है, जैसे तापमान बढ़ेगा श्यानता परिवर्तित होगा, इसलिए मौसम के अनुसार, ठीक है, मौसम के अनुसार उचित स्नेहक का प्रयोग ये करना चाहिए। जैसा मौसम होगा वैसा हम लोग स्नेहक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे आकस्मिक आघात और शोषक, अचानक से कभी किसी ज्यादा चोट लग जाए तो दर्द को उसको कम करने के लिए, यानी कि इसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, रेल में बफर के रूप में उच्च श्यानता वाले द्रव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उच्च श्यानता वाले द्रव का वहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, द्रव और गैसों की श्यानता का उपयोग कई उपकरणों की गति को मंदित करने के लिए किया जाता है। कई उपकरणों की गति को जो धीरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका, द्रव की श्यानता का उपयोग। अच्छा, कार्बनिक द्रव की श्यानता का अगर पता हमें होगा, ज्ञान होगा, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, कार्बनिक अणुओं का आणविक भार आकृति ज्ञात करने में करेंगे। उसका आकृति क्या होगा, आणविक भार क्या होगा, उसमें निकालने हम लोग इसका श्यानता का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग मानव शरीर में धमनियों एवं शिराओं में रक्त के प्रवाह के बारे में जानकारी करने के लिए हम लोग प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा, श्यानता और घर्षण में समानता है। श्यानता और घर्षण में हम लोग अंतर पीछे देख चुके थे, दोनों ही लगभग समान प्रवृत्ति का होता है, लेकिन उनमें कुछ अंतर था, मूलभूत अंतर पीछे हम बता चुके हैं। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे। अच्छा, हम लोग देखेंगे समानता क्या है। दोनों सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, दोनों में जैसे ठोसों में गति होगा तो उनके सतहों के बीच, ठीक है, जो घर्षण बल रहेगा विपरीत गति का विरोधी बल होगा, वो हम लोग उसको घर्षण बल कहते हैं। लेकिन द्रव में परत बे परत गति होता है। ठीक है, तो परतों के बीच, ठीक है, जो विरोधी बल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, श्यान बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, श्यान बल, उस गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों सापेक्ष गति का विरोध करते हैं, पहला समानता है। ठीक है, श्यानता को हम लोग आंतरिक घर्षण बल बोले थे, और जो ठोसों में घर्षण बल है बाह्य घर्षण बल है वो। ठीक है, उसमें अंतर पीछे कर चुके हैं। सापेक्ष गति का विरोध करती है। ठीक है, श्यानता जो द्रव की परतों के दो परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करती है, कौन, श्यानता, जबकि घर्षण जो है दो ठोस परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, कौन, घर्षण। ठीक है, आगे जब भी द्रव या ठोस की दो परतों के मध्य सापेक्ष गति होती है, दो परतों के मध्य सापेक्ष गति होगा तो उस स्थिति के अनुसार दोनों क्रियाशील हो जाते हैं। उस स्थिति के अनुसार दोनों जो है या तो श्यानता होगा या फिर घर्षण, दोनों क्रियाशील हो जाएंगे। दोनों ही अंतर आणविक अनोन्य क्रिया के कारण होते हैं। ठीक है, अंतर आणविक क्रिया के कारण होगा, अंतर आणविक क्रिया अनोन्य क्रिया के कारण होगा। ठीक है, अब देखेंगे स्टोक का नियम। स्टोक का नियम क्या है, इसमें इससे भी एमसीक्यू पूछा गया है, ध्यान देंगे। स्टोक का नियम कहता है जब आर त्रिज्या वाला गेंद जो है किसी श्यान तरल में, कोई श्यान तरल है उसमें v वेग से गिर रहा है। ठीक है, तो v वेग से गिरेगा तो इस पर लगने वाला श्यान कर्षण बल, जो ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है, उसमें तो वो धीरे धीरे गिरेगा, उसका लगने वाला श्यान कर्षण बल क्या होगा, तो v इक्वल टू होगा 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर इंटू v। 6 पाई आपको पता होगा, पाई नियतांक है, ईटा यहाँ पे श्यानता गुणांक है, आर उसका त्रिज्या, v रहेगा उसका वेग। ठीक है, इस पर हम लोग प्रूफमेंट अभी देखेंगे। हाँ, उपयुक्त नियम विमीय विधि द्वारा विश्लेषण द्वारा हम लोग इसको कर सकते हैं। विमीय विधि कहेंगे या विमीय विश्लेषण द्वारा इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है
तो यह अपने संपर्क में आने वाली द्रव की परतों पर एक बल लगाती है। कोई वस्तु जब श्यान द्रव में गिरेगी तो उस पर कोई बल लगाएगी, फिर भी इससे अधिक दूरी वाली परतें उसी अवस्था में रहती है। जैसे दूरी बढ़ता जाता है वे जो इसके द्वारा लगाया गया बल का प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है, अधिक दूरी वाली परतें अपना अवस्था में रहती है। ठीक है, इस प्रकार गिरती हुई वस्तु द्रव की परतों के मध्य सापेक्ष गति उत्पन्न करती है। द्रव की सब परतों के मध्य क्या करेगा? सापेक्ष गति उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस सापेक्ष गति का जैसे यहाँ पर इसके जस्ट संपर्क में जितना भी इसमें ज्यादा सापेक्ष गति होगा, जो संपर्क में द्रव का जो भाग होगा इस जगह। ठीक है, और दूरी बढ़ता जाएगा तो वे अपना प्रारंभिक अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, कौन? वे द्रव के कण जो होंगे। ठीक है, इस सापेक्ष गति के कारण विपरीत दिशा में एक बल क्रियाशील हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। एक बल क्रियाशील हो जाएगा जो वस्तु की गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। यह विरोधी बल या खिंचाव बल वस्तु के वेग के साथ साथ बढ़ता है। वस्तु का वेग जिससे बढ़ेगा वैसे से बढ़ता जाएगा। एक निश्चित वेग को प्राप्त करने के बाद जब ये वस्तु अपना एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेगा तो वस्तु द्रव में नियत वेग से गति करने लग जाती है। ठीक है, द्रव में गतिमान वस्तु का यह नियत वेग, जो नियत वेग से गति करेगा, वो नियत वेग क्या करेगा? अंतिम वेग कहलाएगा। क्या करेगा? अंतिम वेग कहलाएगा। अब किसी गोले पर कार्यरत श्यान बल क्या होता है? तो F इक्वल टू 6 पाई इंटू ईटा इंटू आर भी। ठीक है, आर इसका त्रिज्या है, भी वेग से जा रहा था, भी वेग से गतिशील है, भी वेग से गतिशील ना। तो F प्रोपोर्शनल टू ईटा हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये दोनों को हम लोग सबको मिला के एक जगह लिखते हैं। मान लेते हैं घात सबका अलग अलग है, इसका A ना, इसका ए घात लेते हैं, इसका भी बी ले लेते हैं, इसका घात सी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नियतांक का चिन्ह हटेगा तो एक बराबर लगाएंगे, बराबर लगा के एक स्थिरांक लगाएंगे। ठीक है, जाके एक विमीयहीन नियतांक है, विमीय विश्लेषण का विमीय सूत्रों राशियों के विभिन्न राशियों के विमीय सूत्र का प्रयोग करने पर। ठीक है, बल का विमीय सूत्र रखेंगे। ठीक है, या त्रिज्या का विमीय सूत्र, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, विमीय सूत्र एल लिखेंगे। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर लेंथ का है मात्रक होता है एल लिखेंगे, प्रति सेकंड टी लगाएंगे, सेकंड टी का मात्रक होता है तो पावर माइनस लगा देंगे। ठीक है, ईटा का विमीय सूत्र कल बताए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में देख लेंगे, एम एल का पावर माइनस 1 टी का पावर माइनस 1। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एल का पावर 1 एल का पावर बी टी का पावर माइनस बी, ऐसी सब में मल्टीप्लाई करेंगे। पावर में गुना होता है, रूल है, गुना होता है पावर में, रूल है ना। ए का पावर एम होल पावर अगर एन है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ये मैथ का रूल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब गुना करेंगे तो एक साथ वो सब लिख लेंगे, और जो समान घात है आधार से एल यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, इसको एक जगह जोड़ देंगे, ए प्लस बी माइनस सी एक जगह लिख देंगे, और एम वाला एक ही बात इसको एक ही रखेंगे, और टी के पावर माइनस डी भी है, देखिए यहाँ भी है, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा अब तुलना करेंगे तो जो है एक जो है एम का घात बराबर एक बराबर सी हो जाएगा, और एल का घात 1 जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर कर दिए और ये माइनस 2 जो है इसके बराबर हो जाएगा, इसके अब बराबर करके हम लोग मान निकाल देंगे, c इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ मान रखेंगे c का मान माइनस 1 माने c का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस 1 जाएगा, प्लस 1 जाएगा, कट जाएगा, 2 में से काटेंगे, बाकी माइनस माइनस कट जाएगा, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब b का 1 रखेंगे और c का भी 1 रखेंगे। ठीक है, तो एक कट के 0 हो जाएगा, यानी k का मान 1 हो जाएगा। अब a b और c के मानों को समीकरण 1 में रखेंगे, इसको समीकरण 1 डाले हुए थे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो f इक्वल टू k इंटू r का पावर 1 इंटू b का पावर 1 इंटू ईटा का पावर 1। ठीक है, तो k का संख्यात्मक मान जो है 6 पाई होता है। क्या होता है? 6 पाई। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, क्या टाका k का मान रखते हैं 6 पाई इंटू r इंटू v इंटू ईटा। ये हमारा यही स्टोक्स का नियम है, यही स्टोक्स का नियम है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, श्यानता गुणांक के लिए फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे, ईटा इक्वल टू ना माइनस एफ इंटू क्या था, माइनस एफ इंटू ए अपॉन डीवी बाई डी एक्स था, यही था फॉर्मूला ना पीछे, चेक कीजिए। अच्छा, ये वाला श्यान बल के लिए फॉर्मूला ऐसा था, यहाँ से ईटा का मान